क्या होता है जब एक माँ का अभिमान उसके अपने बेटे की खुशी के आड़े आ जाता है? क्या होता है जब सालों से छुपा एक भयानक सच अचानक सामने आ जाता है? आज की कहानी आपको एक ऐसे ही परिवार की दुनिया में ले जाएगी, जहां एक शानदार जश्न की रात एक भयानक तूफान में बदल जाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको रिश्तों की जटिलताओं और माफी की ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी का अंत आपकी आंखें नम कर देगा। सावित्री देवी मुंबई के अंधेरी इलाके में रहती थीं और उनकी पूरी दुनिया उनके इकलौते बेटे रोहन के इर्द गिर्द घूमती थी। रोहन उनका गुरूर था, एक प्रतिभाशाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की और अब एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट था। सावित्री ने अपने पति अरुण को जल्दी खो दिया था और तब से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रोहन को एक सफल और संस्कारी इंसान बनाने में लगा दी थी। वह हमेशा सपना देखती थी कि रोहन की शादी एक पढ़े लिखे, अमीर और संस्कारी घराने की लड़की से हो, जो उनके बेटे के स्टेटस के बराबर हो। प्रिया, जो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से आई एक साधारण नर्स थी, उनके सपनों की बहू की तस्वीर में कहीं भी फिट नहीं बैठती थी। सावित्री देवी के 65वें जन्मदिन की पार्टी बांद्रा के एक शानदार बैंक्वेट हॉल में चल रही थी। हॉल मेहमानों की खिलखिलाहट और संगीत की मधुर धुनों से गूंज रहा था। सावित्री बैंगनी रंग की सिल्क साड़ी में बेहद आकर्षक लग रही थी और गर्व से फूली नहीं समा रही थी। हर कोई उनके बेटे रोहन की तारीफ कर रहा था। सावित्री जी, आपने बेटे को क्या परवरिश दी है? एक रिश्तेदार ने कहा। हीरा है आपका बेटा, बिल्कुल हीरा। सावित्री बस मुस्कुरा रही थी। यह उनकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत का फल आज अपनी आंखों के सामने देखा था, एक सफल बेटे और समाज में इज्जत के रूप में। उन्हें लगा कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने हमेशा चाहा था। उनकी दुनिया में सब कुछ उत्तम था, सिवाय एक चीज के, उनकी बहू प्रिया। तभी संगीत थोड़ा धीमा हुआ और रोहन अपनी पत्नी प्रिया का हाथ थामे मंच पर आया। प्रिया ने एक साधारण सी हल्की गुलाबी रंग की सलवार कमीज पहनी हुई थी और वह थोड़ी सहमी हुई लग रही थी। रोहन ने माइक लिया। दोस्तों और परिवारजनों, आज मैं यहां दुनिया की सबसे अच्छी मां को जन्मदिन की बधाई देने आया हूं। हॉल तालियों से गूंज उठा। मां, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मैं उसे कभी नहीं चुका सकता। आपने मुझे पाला, पढ़ाया और इस लायक बनाया कि आज मैं यहां खड़ा हूं। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह अपने बेटे के प्यार भरे शब्दों को सुनकर भावुक हो रही थी। उन्हें लगा कि शायद प्रिया के आने के बाद भी उनका बेटा उनसे उतना ही प्यार करता है। रोहन ने प्रिया की तरफ देखा और मुस्कुराया। और आज मां, हम आपको आपके जन्मदिन का सबसे खास तोहफा देना चाहते हैं। उसने एक पल का विराम लिया, जिससे पूरे हॉल में एक उत्सुकता भरी खामोशी छा गई। आप जल्द ही दादी बनने वाली हैं। यह सुनते ही हॉल में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग तालियां बजाने लगे, सीटियां बजाने लगे और एक दूसरे को बधाई देने लगे। प्रिया शर्म से लाल हो गई और उसने धीरे से अपना सिर झुका लिया। लेकिन सावित्री, जो मेहमानों के बीच बैठी थी, उनका चेहरा भाव शून्य हो गया। खुशी की जगह उनके दिल में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उन्हें यह खबर इस तरह सबके सामने क्यों दी गई? क्या उनसे अकेले में नहीं बताया जा सकता था? उन्हें लगा जैसे उन्हें उनकी अपनी ही कहानी में एक बाहरी व्यक्ति बना दिया गया हो। उनके दिमाग में हफ्तों से जमा शक, गुस्सा और थोड़ी शराब का नशा सब एक साथ मिल गए। प्रिया का गांव से होना, उसका साधारण रहन सहन और कुछ हफ्ते पहले क्लिनिक में उसे एक हैंडसम डॉक्टर के साथ हंसते हुए देखना, ये सब उनके दिमाग में घूमने लगा। वह अपनी जगह से उठी। संगीत अचानक बंद हो गया। सबकी नजरें सावित्री पर टिक गईं। उन्होंने माइक अपने हाथ में लिया। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक कड़वाहट थी। रोहन, उन्होंने कहा। उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। बधाई हो, लेकिन
क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि यह बच्चा तुम्हारा ही है? एक पल के लिए हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हवा में सिर्फ एयर कंडीशनर की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। मेहमानों के चेहरे पर हैरानी और असमंजस के भाव थे। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। रोहन अपनी मां को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई अजनबी हो। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और गहरी निराशा का एक ऐसा समंदर था जिसे सावित्री पहले कभी नहीं देख पाई थी। वह एक पल के लिए भी यह नहीं समझ पा रही थी कि उनकी अपनी मां सबके सामने ऐसी बात कैसे कह सकती है। प्रिया एक शब्द भी नहीं कह सकी। वह घूमी और रोते हुए हॉल से बाहर भाग गई। रोहन ने अपनी मां को एक ऐसी नजर से देखा जिसमें बरसों का प्यार एक पल में नफरत में बदलता दिख रहा था। फिर वह भी तेजी से प्रिया के पीछे भागा। पार्टी बर्बाद हो चुकी थी। संगीत बंद था। मेहमान कानाफूसी कर रहे थे। सावित्री वहीं खड़ी रह गई, अपने ही बुने हुए जाल में अकेली। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनका घमंड और शक एक पल में उनके सबसे कीमती रिश्ते पर भारी पड़ गया था। अगले 2 महीने सावित्री के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। उनका बड़ा सा घर उन्हें काटने को दौड़ता था। उन्होंने रोहन को अनगिनत बार फोन किया, लेकिन उसने एक बार भी नहीं उठाया। कुछ समय बाद उनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया गया। वह पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। दिन में वह खुद को सही ठहराने की कोशिश करती, यह सोचकर कि उन्होंने जो किया वह अपने बेटे को एक धोखेबाज लड़की से बचाने के लिए किया। लेकिन रात में रोहन का दर्द भरा चेहरा और प्रिया के आंसू उन्हें सोने नहीं देते थे। उनका दिल अपराध बोध और अकेलेपन के बोझ तले दबता जा रहा था। फिर एक शाम दरवाजे की घंटी बजी। सामने रोहन खड़ा था। वह 2 महीने में ही बहुत बदल गया था। उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे और चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। वह अंदर आया और सोफे पर बैठ गया। सावित्री का दिल तेजी से धड़कने लगा। मां, हमें बात करनी है। रोहन की आवाज में कोई भावना नहीं थी। आपको सच जानना होगा, वो सच जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानती। सावित्री को लगा कि अब वह उस डॉक्टर वाली बात बताएगा, लेकिन रोहन ने उसे रोक दिया। सावित्री ने अपनी बात शुरू करने की कोशिश की। बेटा, मैंने उसे क्लिनिक में देखा था। रोहन ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। यह उसके बारे में नहीं है मां, यह मेरे बारे में है। यह उस वक्त के बारे में है जब मैं कॉलेज के चौथे साल में था। सावित्री हैरान रह गई। वह तो रोहन की जिंदगी का सबसे शानदार दौर था, जब वह पढ़ाई में अव्वल था और उसका भविष्य सुनहरा दिख रहा था। रोहन ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह अपनी जिंदगी के सबसे काले अध्याय को फिर से जीने की हिम्मत जुटा रहा हो। जो बेटा आपको हमेशा परफेक्ट लगा, वह असल में टूट कर बिखर चुका था। रोहन ने बताना शुरू किया। आईआईटी में हर कोई मुझसे बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद करता था। आप, प्रोफेसर्स, सब। मैं हमेशा सावित्री देवी का होनहार बेटा था। यह दबाव मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मुझे लगता था कि मेरी अपनी कोई पहचान ही नहीं है। उसने बताया कि कैसे वह हमेशा एक आदर्श बेटे की भूमिका निभाते निभाते थक गया था। उसे एक ऐसी जिंदगी चाहिए थी जहां कोई नियम न हो, कोई उम्मीदें न हो। वह बस आजाद होना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह आजादी उसे किस रास्ते पर ले जाएगी। उसी दौरान उसकी क्लास में समीर नाम का एक लड़का आया। समीर दिल्ली से ट्रांसफर होकर आया था। वह बेपरवाह, बिंदास और आकर्षक था। उसे किसी नियम या किसी की परवाह नहीं थी। वह क्लास में देर से आता, प्रोफेसर्स से बहस करता और उसकी जिंदगी पार्टियों और दोस्तों से भरी लगती थी। समीर मुझे वो सब कुछ लगा जो मैं बनना चाहता था, रोहन ने कहा। आजाद। मुझे उसकी जिंदगी बहुत रोमांचक लगती थी और मेरी अपनी जिंदगी बहुत उबाऊ। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने लगा। जल्द ही रोहन समीर के दोस्तों के ग्रुप का हिस्सा बन गया। पहले तो यह सब क्लास बंक करके जुहू और बांद्रा के क्लबों में जाने तक ही सीमित था। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं जी रहा हूं। रोहन की आवाज में एक अजीब सा दर्द था।
मुझे वो आज़ादी महसूस हुई जो मैंने पहले कभी नहीं की थी। कोई उम्मीद नहीं, कोई दबाव नहीं, बस संगीत, दोस्त और मस्ती। सावित्री चुपचाप सुन रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब उनके बेटे के साथ हो रहा था और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन यह बस शुरुआत थी। जल्द ही शराब और देर रात की पार्टियों के साथ-साथ उस ग्रुप में ड्रग्स भी आ गए। समीर ने पहली बार रोहन को यह कहकर कुछ दिया, "ये बस एक स्ट्रेस बस्टर है दोस्त, थोड़ा रिलैक्स हो जा।" रोहन ने बताया कि कैसे उसने पहले मना किया, लेकिन फिर दोस्तों के दबाव में और उस झूठी आजादी को बनाए रखने के लिए उसने हाँ कर दी। वह एक ऐसी ढलान पर फिसलना शुरू हो गया था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वह एक अंधेरी दुनिया में कदम रख चुका था। उसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से बदला। रोहन के ग्रेड गिरने लगे। वह आपसे झूठ बोलने लगा। "आपको याद है माँ, मैं कितना चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया था?" उसने पूछा। सावित्री को वो दिन याद आए जब उनका प्यारा बेटा उन पर चीखता था और दरवाजे पटककर घर से चला जाता था। "मैं नशे में होता था। मुझे आपकी बातें, आपकी परवाह, सब कुछ एक बोझ लगता था। मैं उस इंसान से नफरत करने लगा था जो मैं बनता जा रहा था, लेकिन मैं रुक नहीं पा रहा था।" सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। नशे की लत महंगी थी। पार्टियों और ड्रग्स के लिए पैसों की जरूरत पड़ने लगी। रोहन ने अपना फ्रीलांस काम बंद कर दिया था और तब मैंने वो किया जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। रोहन की आवाज टूट गई। "मैंने आपकी अलमारी से आपके सोने के कंगन और चेन चुराना शुरू कर दिया।" यह सुनकर सावित्री को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में छुरा घोंप दिया हो। उसे याद आया कि कैसे उसकी कुछ चीजें गायब हो गई थीं और उसने सोचा था कि शायद कहीं रखकर भूल गई होगी। उसे यह एहसास हुआ कि उसका अपना बेटा एक चोर बन गया था। आखिरकार वह दिन भी आया जब रोहन को खराब अटेंडेंस और फेल होने की वजह से आईआईटी से निकाल दिया गया। जिस दिन आपको यह पता चला, हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, रोहन ने याद किया। मैं गुस्से में घर से निकल गया, लेकिन उस गुस्से के पीछे शर्म और नफरत थी, खुद के लिए। वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसके पास न कॉलेज था, न पैसे और न ही घर वापस जाने की हिम्मत। वह पूरी तरह से समीर और उसके दोस्तों पर निर्भर हो गया था, जो खुद एक अंधेरे रास्ते पर चल रहे थे। रोहन ने बताया कि कैसे वह समीर के साथ धारावी की एक गंदी सी चौल में रहने लगा। "मैंने वो जिंदगी जी है माँ, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती," उसने कहा। "गंदगी, निराशा और हर तरफ नशा। हम अपनी लत के लिए पैसे जुटाने के लिए छोटे मोटे अपराध करते थे।" सावित्री कांप रही थी। उनका बेटा, उनका राजकुमार, ऐसी जिंदगी जी रहा था। ये सोचना भी उनके लिए असहनीय था। वह अपने बेटे की कहानी सुन रही थी, जो किसी भयानक फिल्म की तरह लग रही थी, लेकिन यह उसकी हकीकत थी। फिर एक रात सब कुछ खत्म हो गया। किसी ने ड्रग्स का कोई नया मिक्स लाया था। वह बहुत ज्यादा था। रोहन ने धीमी आवाज में कहा, "मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैंने खुद को सायन के पास एक सुनसान बस स्टॉप पर पाया। मेरे दोस्त मुझे वहीं मरने के लिए छोड़कर जा चुके थे।" उस रात तेज बारिश हो रही थी। रोहन का शरीर ऐंठ रहा था। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और वह ठंड से कांप रहा था। उसे लगा कि यह उसका अंत है। वह वहीं अकेला मरने वाला था। रोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली, मौत का इंतजार करते हुए। "मुझे लगा मैं इसी लायक हूं। मैंने आपको निराश किया। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब सब खत्म हो रहा है।" उसने बताया कि कैसे उसे मरने का कोई डर नहीं था, बस एक गहरा अफसोस था। वह एक गंदे लावारिस नशेड़ी की तरह उस ठंडी बेंच पर पड़ा था और दुनिया उसके आसपास से गुजर रही थी। किसी को उसकी परवाह नहीं थी। उसकी जिंदगी का सबसे काला और अकेला पल। उसे लगा जैसे भगवान ने भी उसे छोड़ दिया है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, "क्या आप ठीक हैं?" किसी ने बहुत नरमी से पूछा। रोहन ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। बारिश में भीगती हुई एक लड़की
उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। वह प्रिया थी। वह अस्पताल में अपनी देर रात की शिफ्ट खत्म करके घर लौट रही थी। उसने मुझे देखा, माँ, रोहन ने कहा। मैं एक भिखारी जैसा लग रहा था। कोई भी दूसरा इंसान मुझसे डरकर या घिन खाकर दूर चला जाता, लेकिन वह नहीं गई। उसने मेरे अंदर एक इंसान को देखा जो तकलीफ में था। प्रिया, जो एक नर्स थी, तुरंत समझ गई कि यह ड्रग ओवरडोज का मामला है। उसने बिना एक पल घंवाए एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस आने तक वह वहीं रुकी रही। उसने रोहन के ठंडे हाथ को अपने हाथ में लिया और उससे कहती रही, हिम्मत रखो, तुम ठीक हो जाओगे। रोहन ने बताया, उस वक्त उसका स्पर्श और उसकी आवाज ही एकमात्र चीज थी जो मुझे इस दुनिया से जोड़े हुए थी। वह मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर आई थी, एक अजनबी जिसने मुझ जैसे इंसान में भी जान बचाने लायक कुछ देखा। रोहन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब उसे होश आया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि वह बहुत खुशकिस्मत है। अगर कुछ मिनट और देर हो जाती तो हम तुम्हें नहीं बचा पाते, डॉक्टर ने कहा था। तुम्हारी जान उस लड़की ने बचाई है जो तुम्हें यहां लेकर आई। रोहन को एहसास हुआ कि वह मौत के मुंह से वापस आया है, और इसका कारण एक अजनबी लड़की की दयालुता थी। वह शर्म से भर गया। उसके तथाकथित दोस्त उसे मरने के लिए छोड़ गए थे और एक अजनबी ने उसकी जान बचाई थी। अगले दिन प्रिया उससे मिलने अस्पताल आई। रोहन को लगा कि वह उसे लेक्चर देगी या उस पर तरस खाएगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने बस पूछा, अब कैसा महसूस कर रहे हो? उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और हमदर्दी थी कि रोहन खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। कॉलेज, समीर, ड्रग्स, चोरी, सब कुछ। मुझे लगा कि मेरी कहानी सुनकर वह घिन से मुंह फेर लेगी और चली जाएगी, रोहन ने कहा। कोई भी शरीफ लड़की ऐसा ही करती। लेकिन प्रिया नहीं गई। उसने उसकी पूरी कहानी बहुत ध्यान से सुनी। फिर उसने रोहन को अपनी कहानी सुनाई, अपने गांव के बारे में, अपने गरीब परिवार के बारे में और लोगों की मदद करने के अपने सपने के बारे में। उसने मुझ में कोई कमी नहीं देखी, मां, रोहन ने कहा। उसने मेरे अंदर उस अच्छे इंसान को देखा जो कहीं खो गया था। उसने मुझ पर विश्वास किया जब मैंने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया था। उस दिन से वह हर रोज उससे मिलने आने लगी। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अस्पताल से निकलने के बाद रोहन की पुरानी जिंदगी ने उसे फिर से खींचने की कोशिश की। समीर ने उसे फोन किया और एक पार्टी के लिए बुलाया। एक पल के लिए रोहन का मन डगमगा गया। तभी प्रिया का फोन आया। उसने रोहन की आवाज से ही समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने मुझे एक अल्टीमेटम दिया, मां, रोहन ने बताया। उसने कहा, रोहन, या तो वो जिंदगी चुन लो या मुझे चुन लो। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी। मुझे पता था कि अगर मैंने आज उसे खो दिया तो मैं खुद को हमेशा के लिए खो दूंगा। मैंने उसे चुना। उसके बाद का रास्ता आसान नहीं था। प्रिया उसकी ताकत बनी। उसने रोहन को नशे की लत से बाहर निकलने में मदद की। उसने उसे दोबारा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए प्रोत्साहित किया, उसकी पढ़ाई में मदद की और उसे फिर से फ्रीलांस काम शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उसने मुझे टुकड़ों से जोड़कर फिर से एक इंसान बनाया, मां, रोहन ने कहा। हर कदम पर वह मेरे साथ थी। जब पूरी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया था, तब सिर्फ वो थी जिसने मेरा हाथ थामे रखा। अब रोहन ने उस डॉक्टर की सच्चाई बताई। डॉक्टर आनंद शर्मा, जिसके साथ आपने प्रिया को देखा था, वह उसके अस्पताल के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। वह प्रिया से प्यार करते हैं। उन्होंने उसे एक आरामदायक जिंदगी, घर, गाड़ी, सब कुछ देने का वादा किया था। लेकिन प्रिया ने किसे चुना? मुझे, एक बेरोजगार, नशे की लत से जूझ रहे लड़के को, जिसका कोई भविष्य नहीं था। जिस दिन आपने उन्हें देखा था, वह एक बार फिर प्रिया को अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे और प्रिया उन्हें विनम्रता से मना कर रही थी। वह फ्लर्ट नहीं कर रही थी, मां, वह वफादारी निभा रही थी। रोहन ने अपनी बात खत्म की। यह है वो लड़की, मां,
जिसे आपने भरी महफिल में लालची और चरित्रहीन कहा। यह वो लड़की है जिसने मेरी जान बचाई। ये वो लड़की है जिसकी वजह से आज आपका बेटा जिंदा आपके सामने बैठा है। अगर वो न होती तो आप बहुत पहले ही अपना बेटा खो चुकी होती। रोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में एक अटल सच्चाई थी। सावित्री के कानों में उसके शब्द हथौड़ों की तरह बज रहे थे। सावित्री की दुनिया एक पल में ढह गई। उनका घमंड, उनका पूर्वाग्रह, उनका सारा गुस्सा, सब कुछ पिघलकर आंसुओं में बहने लगा। जिस लड़की को वह हफ्तों से कोस रही थी, वह असल में उनके बेटे की रक्षक थी। जिस पर उन्होंने सबसे घिनौना इल्जाम लगाया, वह उनके परिवार की सबसे बड़ी नेमत थी। उन्हें अपनी कही हर बात, अपनी हर सोच पर भयानक शर्मिंदगी महसूस हुई। वह जोर जोर से रोने लगी, एक ऐसी सिसकी जो उनके अंदर के सारे दर्द और पछतावे को बाहर निकाल रही थी। अपराध बोध के साथ साथ उनके दिल में प्रिया के लिए एक गहरी कृतज्ञता की भावना उमड़ पड़ी। उस लड़की ने निस्वार्थ भाव से उनके बेटे को एक नया जीवन दिया था और बदले में उन्होंने उसे सिर्फ अपमान दिया। सावित्री ने अपने कांपते हाथों से रोहन के हाथ पकड़ लिए। उनकी आंखों में अब सिर्फ पछतावा था। मुझे उसके पास ले चलो रोहन, वह रोते हुए बोली। मुझे उससे माफी मांगनी है। मुझे उसके पैरों में गिरकर माफी मांगनी है। उस रात सावित्री ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख सीखी। उन्होंने सीखा कि किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों या उसकी पृष्ठभूमि से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और उसके दिल से होती है। उन्होंने प्रिया से माफी मांगी और प्रिया ने बड़े दिल से उन्हें माफ कर दिया। उस दिन से सावित्री के लिए प्रिया सिर्फ उनकी बहू नहीं, बल्कि वह बेटी बन गई जो उनके पास कभी नहीं थी। कुछ महीने बाद उनके घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया, जिसने परिवार को हमेशा के लिए खुशियों से भर दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी हमारी आंखें जो देखती हैं, सच उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या सावित्री देवी की माफी जायज थी? अपनी राय हमसे जरूर साझा करें।